नीट फिजिक्स के इस कंप्लीट कॉन्सेप्ट रिवीजन में स्वागत है। आज हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के उन मुश्किल लगने वाले सवालों को बिल्कुल आसान और हाई यील्ड पॉइंट्स में बदल देंगे। नीट की तैयारी करने वाले हर कैंडिडेट के लिए ये बहुत काम आने वाला है, क्योंकि इसमें हम कठिन गणित पर नहीं बल्कि स्मार्ट लॉजिक पर फोकस करेंगे। सच मानिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और कैपेसिटेंस के कॉन्सेप्ट्स को अगर अच्छे से समझ लिया जाए तो आने वाले एग्जाम में सीधे 8 पक्के मार्क्स यानी पूरे 2 सवाल सुरक्षित किए जा सकते हैं। तो चलिए बिना देरी किए सीधा शुरू करते हैं। तो जल्दी से आज के एजेंडा पर नजर डाल लेते हैं। पहला, हाई यील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक्स। दूसरा, खोखले बनाम ठोस गोले का पोटेंशियल। तीसरा, जटिल कैलकुलेशन पर लॉजिक की जीत। चौथा, कैपेसिटेंस के लिए बाल्टी का उदाहरण। पांचवां, एनर्जी लॉस को तुरंत कैलकुलेट करना। और छठा, शांत और एग्जाम के लिए तैयार रहना। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 1 की तरफ, हाई यील्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बेसिक्स। सबसे पहले ग्राउंड वर्क तैयार करते हैं। इक्विपोटेंशियल सरफेस, नाम से ही पता चलता है, एक ऐसी सतह जहां हर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिल्कुल एक समान होता है। यहाँ सबसे बुनियादी बात जो हमेशा याद रखनी है वो ये कि इक्विपोटेंशियल सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा एक दूसरे के बिल्कुल परपेंडिकुलर यानी एकदम 90 डिग्री के एंगल पर होती हैं। चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एक साधारण स्केलर क्वांटिटी है, इसलिए किसी भी शेप के सेंटर में कुल पोटेंशियल निकालने का सीधा सा मतलब है अलग अलग वैल्यूज को बस आपस में जोड़ देना। हाँ, बस उन नेगेटिव साइंस पर नजर रखनी होती है जो एक दूसरे को कैंसिल करके जीरो कर देते हैं। इससे हम बिना वजह की लंबी कैलकुलेशन से बच सकते हैं। अब आते हैं सेक्शन 2 पर, खोखले बनाम ठोस गोले का पोटेंशियल। यहाँ हमें ये विजुअलाइज करना होगा कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल काम कैसे करता है। खोखले गोले यानी हॉलो शेल्स एक तरह के सेफ जोन की तरह होते हैं जहां अंदर हर जगह पोटेंशियल कांस्टेंट रहता है। लेकिन सॉलिड स्फीयर्स में ऐसा बिल्कुल नहीं होता। अंदर का पोटेंशियल कांस्टेंट नहीं रहता, बल्कि एक पैराबोलिक ग्राफ बनाता है जो बिल्कुल सेंटर पे अपने पीक पर होता है। और मजेदार बात पता है क्या है? एक यूनिफॉर्मली चार्ज सॉलिड स्फीयर के बिल्कुल सेंटर पर जो पोटेंशियल होता है वो उसकी सरफेस के पोटेंशियल का ठीक 1.5 गुना यानी 1.5x होता है। ये सीधा सा फैक्ट एग्जाम में बहुत काम आता है। अब बात करते हैं सेक्शन 3 की, जटिल कैलकुलेशंस पर लॉजिक की जीत। स्ट्रिक्ट टाइम लिमिट्स के अंदर ब्रूट फोर्स कैलकुलेशन हमारी सबसे बड़ी दुश्मन है। तो करना क्या है? सही फॉर्मूला देखिए, सेम कांस्टेंट्स को तुरंत कैंसिल कीजिए और आसान फ्रैक्शंस को मन में ही सॉल्व कर लीजिए। हमारा सबसे ज्यादा फोकस इस बात पर होना चाहिए कि 10 की पावर्स क्या आ रही हैं। बिना लंबे डेसिमल मल्टीप्लिकेशन किए एकदम गलत ऑप्शंस को हम ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हैं। चलिए टॉपिक बदलते हैं और आते हैं सेक्शन 4 पर, कैपेसिटेंस के लिए बाल्टी का उदाहरण। इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए एक बहुत ही ब्रिलियंट रियल लाइफ एग्जाम्पल है। एक 20 लीटर की बाल्टी हमेशा 20 लीटर की ही रहती है ना? चाहे उसमें 10 लीटर पानी डाला जाए या 15 लीटर। बिल्कुल उसी बाल्टी की तरह एक कैपेसिटर के चार्ज स्टोर करने की कैपेसिटी इसीलिए नहीं बदल जाती क्योंकि उसके अंदर मौजूद चार्ज की मात्रा बदल गई है। कैपेसिटेंस पूरी तरह से फिजिकल ज्योमेट्री पर डिपेंड करता है, जैसे प्लेट का एरिया और उनके बीच का डिस्टेंस, ना कि अप्लाइड वोल्टेज या स्टोर्ड चार्ज पर। अगर सवाल आता है कि चार्ज 2 गुना करने पर कैपेसिटेंस कैसे बदलेगा, तो जवाब है कि वो बिल्कुल नहीं बदलेगा। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 5 पर, एनर्जी लॉस को तुरंत कैलकुलेट करना। कैपेसिटर्स को बैटरी से जोड़ने वाले सवालों में एक बहुत ही फेमस ट्रिकी कॉन्सेप्ट है। जब बैटरी एक खाली कैपेसिटर को चार्ज करती है तो वो अपनी तरफ से पूरी CV² एनर्जी सप्लाई करती है, लेकिन कैपेसिटर उसका सिर्फ आधा ही स्टोर कर पाता है। जी हाँ, बिल्कुल आधा। चार्जिंग प्रोसेस के दौरान बैटरी द्वारा दी गई एनर्जी का ठीक 50% हिस्सा अनिवार्य रूप से हीट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में नष्ट हो जाता है। और जब 2 कैपेसिटर्स को आपस में जोड़ने की बात आती है तो ये अल्टीमेट शॉर्टकट फॉर्मूला काम आता है। इस स्पेसिफिक एनर्जी लॉस फॉर्मूले को याद रखकर एग्जाम में कई मिनटों के लंबे डेरिवेशन से आसानी से बचा जा सकता है। फाइनली हम आ गए हैं सेक्शन 6 पर, शांत और एग्जाम के लिए तैयार रहना। इन सारी टैक्टिक्स का असली मकसद है एक शांत और कॉन्फिडेंट माइंडसेट तैयार करना। एब्स्ट्रैक्ट फिजिक्स को रियल वर्ल्ड के एग्जाम्पल से जोड़ना, स्फीयर वाले सवालों के लिए विजुअल ग्राफ्स याद रखना और ये समझना कि जो लॉजिक से एलिमिनेट हो सकता है उसे कैलकुलेट नहीं करना है। पैनिक में की गई कैलकुलेशन से एक स्टेबल लॉजिक हमेशा बेहतर होता है।
तो जरा सोचने वाली बात है। मुश्किल गणित को हटाकर और फॉर्मूलों को विजुअलाइज करके एक अच्छी तैयारी करने वाला कैंडिडेट प्रति प्रश्न कितना समय बचा सकता है? डर की जगह एक स्ट्रक्चर्ड समझ पैदा करके इन हाई यील्ड टॉपिक्स को बहुत तेजी से हल किया जा सकता है और बचा हुआ ये कीमती समय बाकी एग्जाम को जीतने के काम आएगा। क्या स्ट्रक्चर्ड लॉजिक सच में डर को हरा सकता है? बिल्कुल हरा सकता है। बस इसी अप्रोच के साथ सीखते रहना है।